मित्रों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। उम्मीद है कि इस प्रेस वार्ता के बाद मुझे भी मौका मिलेगा अपनी बहनों से राखी बंधवाने का। परंतु एक ऐसा विषय सामने आया जिसमें कि देश के खिलाड़ी, देश के सम्मान और देश की महिलाओं और हमारी बहनों का एक घोर अपमान किया गया। और इसीलिए ये ज़रूरी था कि मैं अपनी बहन के पास राखी बंधवाने से पहले देश की बहनों का, देश की खिलाड़ियों का और देश का जो अपमान किया गया है वो विषय पार्टी की ओर से और समस्त नागरिकों की ओर से आपके सामने रखूं। मित्रों, अभी अभी CWG के गेम्स का समापन हुआ है। The Commonwealth Games have just ended, and a brilliant performance has been put up by our athletes. Our athletes perform under one Tiranga. They represent one nation, that is Bharat. And when they win a medal, they win the medal not for UP, Bihar, Haryana, Delhi. They win a medal for INDIA, India. They win a medal for Bharat. And they salute the tricolor which goes up, and we all stand with pride with them as we hear our national anthem. जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है या वो प्रदर्शन करता है अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का, तो वो भारत के तिरंगे के तहत एक भारत का मान बढ़ाने के लिए, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देता है। और जब तिरंगा ऊंचा होता है, उसे पदक मिलता है, तो तब पूरे 135 करोड़ लोगों की छाती जो है वो गर्व से फूल जाती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं कोई पदक और फिर नेशनल एंथम हमें सुनाई देता है। ये सभी ने अनुभव किया होगा। परंतु जिन खिलाड़ियों ने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना जी जान लगाने का काम किया, उन खिलाड़ियों को भी प्रांतों में बांटकर और ऐसे खिलाड़ियों को अपमानित करने का दुस्साहस आम आदमी पार्टी करती है। यह विडंबना की बात है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे ये लोग। ये कहेंगे हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये कहेंगे कि हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, ये कहते हैं कि तिरंगे का एडवर्टीजमेंट के जरिए ये रोज तिरंगे की एड लेकर आते हैं केजरीवाल जी। परंतु जो भी तिरंगे का सम्मान करता है, जो भी तिरंगे का मान बढ़ाता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सेना का जवान हो, उनसे सबूत मांगने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है आम आदमी पार्टी। इफ देयर इज वन पार्टी दैट ऑलवेज relishes in insulting those who raise the honor of our tricolor, be it the jawan or be it the खिलाड़ी, it is the आम आदमी पार्टी। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या काकरन, दिव्या जी कौन है उसका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो दिव्या जी हमारे देश की एक सम्मानित खिलाड़ी है, रेसलर है। रेसलर्स ने कितना नाम बढ़ाया हमारे देश का CWG में और अन्य इवेंट्स में भी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इस गेम्स की। इससे पहले 2018 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। इसके अलावा अर्जुन अवॉर्डी है, रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्डी है। दिव्या काकरन जी ने 2018 में भी जब देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के कार्य किए थे, देश को गौरवान्वित किया था, और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, विज्ञापन जीवी जिन्हें कहते हैं, क्रेडिट जीवी। तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के समक्ष ये बात रखी थी कि वैसे तो हमारा स्वागत सत्कार किया जाता है जब हम मेडल जीत जाते हैं, परंतु जब हम सहायता मांगते हैं, जब हमें समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, व्हेन वी नीड द हेल्प द मोस्ट, आप तो फोन भी नहीं उठाते। उनका पूरा 2 मिनट का वीडियो जो उन्होंने सीधी सीधी बातें कही थी अरविंद केजरीवाल जी को, वो मेरे पास है, मैं सुना भी दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, वरना ये उपलब्ध है सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी।
2018 में भी जो बातें उन्होंने कही थी और आज वही वस्तु स्थिति आज भी है। ये 2022 में भी जब उन्होंने पदक जीता तब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखी कि 2018 में भी यही स्थिति थी और 2022 में भी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज तो आ गए, परंतु जो समर्थन मिलना चाहिए था, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो चीजें उपलब्ध करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो नहीं हुई। बस इतनी सी उनकी खता थी, इतनी सी ही गलती थी कि उन्होंने सच बोल दिया केजरीवाल जी से। इतनी सी ही मात्र गलती थी। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन अगर सच बोल दे तो उन पर पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हावी हो गया, इस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट, इस प्रकार से उनको बेइज्जत, इस प्रकार से उनके ऊपर लालछन लगाना, और वो भी किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, जो कि एक विधायक है, केजरीवाल के बहुत क्लोज जो उनकी कोटरी है उसमें है। हर झूठ को बचाव करने के लिए, हर भ्रष्टाचार का बचाव करने के लिए अगर संभवतः कोई चेहरा सामने आता है पहले तो सौरभ भारद्वाज का ही होता है। वो आते हैं और कहते हैं हमारी बहन से, हमारी बेटी से, इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला से, खिलाड़ी से, तू दिल्ली से है, मुझे तो लगा तू उत्तर प्रदेश से है। तिरंगे के नीचे खिलाड़ी खेलता है भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए। वो CWG वाले हमें नहीं बांटते हैं प्रांतों में। आम आदमी पार्टी बोलती है तू दिल्ली से नहीं है, तू उत्तर प्रदेश से, सबूत दिखा। ये वही सबूत मांगने की प्रक्रिया। दिस वॉज द सेम मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आम आदमी पार्टी टू डिमांड द सबूत फ्रॉम आवर जवान्स व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक हैपेंड। भारत के तिरंगे की रक्षा करने वाले जवान से भी सबूत मांगेंगे। याद है ना आपको, उन्होंने कहा था सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कितने बॉडी बैग्स आए टेररिस्ट के, कैसे किया, DGMO ने अनाउंस किया था इसको, परंतु सबूत मांगे गए आम आदमी पार्टी के द्वारा। और आज जिस भारत की खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, उससे यही आम आदमी पार्टी जो सेना से सबूत मांगती है, तिरंगे के रक्षा करने वालों से सबूत मांगती है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाले से सबूत मांग रही है कि तू दिल्ली से है क्या। और ये लगातार तू मैं चल रही है। पूरा आम आदमी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ट्रोल कर रहा है, बद्दी बातें बोल रहा है, और फिर इतने दिनों से चल रहा है, परंतु केजरीवाल जी जो ऐड देने में व्यस्त है और अपनी मार्केटिंग करने में मस्त है, वो एक भी बार कुछ नहीं कहते। ये कई दिनों से चल रहा है मामला, इट्स बीइंग हैपनिंग फ्रॉम मेनी डेज। आखिरकार एक बेटी को, एक बहन को, हमारी देश की खिलाड़ी को सबूत डालना पड़ा, सर्टिफिकेट डालना पड़ा कि मैं दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूं। उनका सर्टिफिकेट उनके ट्विटर हैंडल पर है, आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से दिल्ली में रहती है, जो 8 बार भारत केसरी जीती हुई है, दिल्ली के लिए मुझे लगता है संभवतः 10 से 12 से 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनको सबूत मांगा जाता है कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए, तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने दिल्ली के लिए खेला भी है या नहीं। अरे भारत का नाम और तिरंगा ऊंचा करने वालों के लिए तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि कौन सा महाराष्ट्र, कौन सा उत्तर प्रदेश, तुम दिल्ली में रहती हो तो तुम्हें हम सम्मानित भी करेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित भी करेंगे, तुम्हें इनाम भी देंगे, तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे और तुम्हें सारी सहायता देंगे। परंतु यहां पर अपना कार्य न करते हुए जब उसके बारे में एक खिलाड़ी बोलता है तो उसको कहा जाता है तू सर्टिफिकेट दिखा हमें, ये देख यहां पर तो दिख रहा है तू उत्तर प्रदेश से है। ये तू तड़ाक, ये ह्यूमिलिएशन, ये इंसल्ट, ये किसका इंसल्ट हुआ है? ये केवल दिव्या काकरन जी का इंसल्ट नहीं हुआ है जी। ये दिव्या काकरन जी जिन प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये खिलाड़ी वर्ग का अपमान है, ये युवाओं का अपमान है और ये तिरंगे का अपमान है, क्योंकि अंततः चाहे सैनिक हो चाहे खिलाड़ी हो, तिरंगे के लिए ही, चाहे मैदान हो या जंग का मैदान हो, वो तिरंगे के लिए ही लड़ रहा है। ये तिरंगे के लिए लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है। यह तिरंगे का अपमान है कि दिव्या काकरन से पूछना कि तू कहां से है। और अभी तक केजरीवाल जी विज्ञापन दे रहे हैं, परंतु उनको एक भी बार नहीं हुआ यह ट्वीट करके कह दे सौरभ भारद्वाज दिस मस्ट स्टॉप, सौरभ भारद्वाज आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस, सौरभ भारद्वाज must be sacked immediately from the AAP chief spokespersonship and from every position he holds. This is no way to talk to a spokesperson. एक भी बार नहीं बोला उन्होंने।
ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि खिलाड़ियों का अपमान, युवाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही तो आम आदमी पार्टी की पहचान है, यही तो उनकी असली पहचान है। और इसीलिए आप देखिए, कुछ ही दिन पहले आपने वो खबर पढ़ी होगी ना, किस प्रकार से दिल्ली सरकार का जो स्टेडियम था, खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम जो होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा खेल कूद में रहा हूं और मेरे लिए भी खेल कूद बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरी जिंदगी में, तो हमारे लिए एक मैदान एक हमारे धर्मस्थल की तरह होता है, पावन स्थल होता है वो। हम जाते तो सिर अपना लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं अंदर जाने से पहले, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। परंतु क्या कहते हैं कि वो कुत्तों को वॉक कराने के लिए दिल्ली के अधिकारियों के लिए एक स्थल बनेगा। ये हुआ ना, वहां के स्टेडियम में ये हुआ है, और वो अपमान काफी नहीं था, तो ये अब अपमान। एक तरफ देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो खिलाड़ी का मनोबल कैसे बना रहे, खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करें, चाहे जीते पदक या हारे पदक। हार में भी प्रधानमंत्री का फोन या उनका एक संदेश आ जाता है कि बेटी या बेटा तुमने अच्छा प्रदर्शन दिया, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, देश का मान बढ़ाया आपने। आप अभी CWG में भी किया है, इससे पहले भी किया है, निरंतर उनकी एक भावना रहती है। सरकार की ओर से हो तो सरकार की, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, चाहे वो टॉप स्कीम हो, खिलाड़ी को जो भी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता की पूर्ति करना। और इसीलिए तो चाहे टोक्यो हो, चाहे पैरालंपिक्स हो, चाहे ये CWG गेम्स हो, इस गेम्स में भी 3-4 हमारे वो वाले इवेंट्स नहीं थे जिसमें हम ज्यादा मेडल जीतते, फिर भी हमने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दी है, उत्कृष्ट। और प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री की सरकार और हमारी सरकार लगातार समर्थन देती है। और दूसरी ओर एक खिलाड़ी से सबूत पूछा जाता है कि तुम कहां से हो। सोचिए आज कि अगर आप दिव्या की जगह पे होते तो किस मनस्थिति से आप आज शायद वो बात भी रखेंगे अपनी, मुझे नहीं पता, उन्होंने सोशल मीडिया पे आप ही के न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है, पर सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा कि मैं खेलती हूँ देश के लिए, मैं खेलती हूँ तिरंगे के लिए, और एक आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का खास आदमी जो मुख्य प्रवक्ता है वो कहता है कि तुम बताओ कहां से हो। देखिए मित्रों, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। युवाओं के निरंतर अपमान की जो श्रृंखला है उसमें और भी बहुत सारी कड़ियां आम आदमी पार्टी की जुड़ती हैं, और इसीलिए मैं इस प्रेस वार्ता का उपयोग कुछ और बातें भी आपके समक्ष रखने के लिए करना चाहता हूं। कई दिनों से केजरीवाल जी बात करते हैं और वो कहते हैं दोस्तवाद और परिवारवाद के बारे में। हालांकि सबसे पहले परिवारवादी पार्टी के साथ किसने गठजोड़ करके हाथ मिलाया वो दिल्ली की जनता को भी याद है, और किस प्रकार से आज करप्शनवाद, झूठवाद और विज्ञापनवाद की भारी भरमार दिल्ली में है, इसके बारे में भी जरा बताना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में जो एक सरकार है और जो उसका नेतृत्व करते हैं, संभवतः ये झूठ बोलने में अव्वल है। सबसे बड़े झूठ, सबसे व्यापक झूठ और सबसे अनबिलीवेबल झूठ अगर किसी को उसका गोल्ड मेडल दिया जा सकता तो वो इन्हीं को दिया जाता। मैं तो कहता हूं, पिछली बार मैंने व्याख्या की थी 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन की। एक और कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी जब मैं बचपन में छोटा था, पिनोकियो की। तो पिनोकियो की याद आ रही थी कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स का कोई पिनोकियो है, पिनोकियो वो व्यक्ति है जो बार बार झूठ बोलता है, उसकी नाक बढ़ती जाती है। इंडियन पॉलिटिक्स का कोई पिनोकियो है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ही इज द पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मिस्टर केजरीवाल। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई दिनों से इस देश का वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने बात रखी कि किस प्रकार से एक रेवड़ी कल्चर जब चल पड़ता है, फ्रीबी फर्स्ट कल्चर जब चल पड़ता है, तो हमने देखा है अगल बगल में भी हमारे मुल्क हैं जहां पर फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट जब चलता है तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बैठ जाती है, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। वी हैव सीन अराउंड अस।
when there is freebie first, family first, and corruption first in countries next to us, we've seen how the economy of those countries collapses. And in that perspective, the Honorable Prime Minister, as he always does, guiding the nation, spoke about how we must be away from the perils of populism, the perils of रेवड़ी कल्चर. ये उन्होंने बात रखी. ना किसी का नाम लिया, ना किसी प्रदेश के बारे में बोला, ना किसी सरकार के बारे में चिन्हित करके बोला. परंतु पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मिस्टर केजरीवाल, इनकी एक और आदत है कि उड़ता हुआ तीर कहीं से पकड़ना हो और अपने आप पर उसको लेना हो तो वो पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स करते हैं. तो वो उड़ता हुआ तीर था, किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु वो कहते हैं ना, जिस चोर की मूंछ में तिनका हो वो चोर तो थोड़ा सा बोलता ही है, तुरंत आ जाता है टेलीविजन पर, तुरंत आ जाता है अपना विक्टिमहुड खेलने के लिए. तो आज मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा इस इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो को थोड़ा सा हम उनको डिस्टिंक्शन करके बताएं और उन्हीं के एग्जाम्पल देकर बताएं. और क्योंकि खिलाड़ियों का, युवाओं का तो अपमान कर ही दिया है दिव्या काकरन जी के साथ, तो इसमें भी कैसे युवाओं के साथ छलबाजी और धोखेबाजी हो रही है उसके विषय में भी बोला जाए. ऐसा है, रेवड़ी और वेलफेयर में फर्क होता है. वेलफेयर तब होता है, वेलफेयर पॉलिसीज तब होती है जब एक तबका जो बहुत गरीब, जो बहुत वंचित होता है, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके उसको सशक्त करने के लिए उसके पास वो सुविधाएं पहुंचाती है, जन सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे कि उनको 70 वर्षों तक अलग रखा गया. और वो सुविधाएं जब उनके पास पहुंचती है तो वो सशक्त होते हैं और पूरी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ये वेलफेयर होता है. आपको मैं उदाहरण देता हूं. बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से अगर कोई उनको ट्रांसफर करना है तो बिना लीकेज इन द सिस्टम, बिना करप्शन के उनके बैंक अकाउंट में जाए. या अगर आप कहें, देखें तो इसके और भी उदाहरण हैं. टॉयलेट, क्लीन फ्यूल, जिससे कि उनकी सेहत ठीक रहे. मेरी माँ, बहनें और बाकी जो हमारे कुछ लोग भी हैं जो बनाते हैं खाना, 400 सिगरेट का धुआं ना ले, इसके लिए उनको क्लीन फ्यूल प्रदान किया जाए, उनको टॉयलेट प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें यह ना देखना पड़े कि किस समय पर वो टॉयलेट जा सके. उनकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़े, उससे उनके हेल्थ इंडेक्स बढ़े. ये वेलफेयर होते हैं. रेवड़ी क्या होता है? रेवड़ी वो होता है कि मैं चुनाव से पहले जाऊं और एक घोषणा कर दूं, बिना सोचे समझे, सभी को जो लागू करने के लिए हो, और उसे कभी पूरा तो कहीं पर नहीं करूं. वो पूरा करने की क्षमता उस स्टेट के बजट फाइनेंसेस की है या नहीं है, मैं उसकी तरफ ना देखूं, परंतु केवल मुझे चुनाव में लाभ पाना है और अपने आप की ब्रांडिंग करना है, तो मैं ये अनाउंसमेंट तो कर दूं, परंतु जब उस अनाउंसमेंट को पूरी करने की बारी आती है तो मैं उससे पूरा यूटर्न लेकर भाग जाऊं. मतलब सबको मुफ्त कोई चीज देना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो संपन्न हो चाहे वो ना हो. इससे क्या होता है कि जो संपन्न व्यक्ति है उसे तो उसका लाभ मिल जाता है, उसको हालांकि जरूरत नहीं है, परंतु जो गरीब होता है, जहां तक वो चीज पहुंची ही नहीं है, वो फिर भी आस लगाए रुकता है और बैठता है और कहता है कि मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं इसका फायदा. तो ये रेवड़ी कल्चर जो होता है, दरअसल ये टैक्स पेयर्स के साथ भी और उस जनता जिसकी मदद करनी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके साथ ये सबसे बड़ा छलावा होता है. क्योंकि अंततः जो भी दिया जाता है वो टैक्स पेयर के पैसों से ही दिया जाता है. इसीलिए वेलफेयर मॉडल और रेवड़ी मॉडल दोनों में अंतर है. प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी मॉडल से बचने के लिए कहा तो उस उड़ते हुए तीर को पकड़कर इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो ने कई सारी बातें की. अब ये इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो को हम कुछ चीजें बताएंगे और शुरुआत करते हैं जिस चीज के साथ वो सबसे ज्यादा अपनी मार्केटिंग करते हैं, कहते हैं वर्ल्ड क्लास हो गया, अर्थात शिक्षा. ये फ्री शिक्षा की सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं. पहले वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्री शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कोई 2013, 14, 15 के बाद नहीं आया है. अगर लग रहा है किसी को कि दिल्ली में चुने जाने के बाद ही उन्होंने फ्री एजुकेशन की बातें की है, तो मैं मित्रों
थोड़ा सा इतिहास का मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सर सयाजीराव गायकवाड़ हो बड़ौदा से, जी.के. गोखले हो, उनके प्रयास हो, महात्मा गांधी जी की वर्धा स्कीम हो, खेर कमेटी रिकमेंडेशंस हो, केंद्रीय विद्यालय की जो व्यवस्था है, के कामराज जी के तमिलनाडु में जो प्रयास है वो हो, या वाजपेयी जी के कालखंड में जो राइट टू एजुकेशन दिया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको संवैधानिक अधिकार बनाने का 86th अमेंडमेंट के साथ कार्य किया गया। ये सारी एक लंबी हमारी पृष्ठभूमि है फ्री एजुकेशन की। परंतु फ्री एजुकेशन में भी रेवड़ी और वेलफेयर के बीच का मैं आपको अंतर दिखाता हूं। ये रेवड़ी मॉडल वाले, इन्होंने वादा किया था 500 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल का वादा किया था, मैनिफेस्टो उठा लेना, और 20 नई कॉलेजेस का। आज मैं इनकी सो कॉल्ड रेवड़ी मॉडल का पहला जो श्रृंखला है, पहली सीरीज है, उसके माध्यम से आपको बताता हूं इनकी एजुकेशन जो ये कहते हैं फ्री दे रहे हैं, इसकी असलियत क्या है। 500 नए स्कूल खोलना तो दूर की बात है, 850 ठेके की व्यवस्था तो कर दी थी उन्होंने, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, स्कूल के पास, सारी जगहों पर। 2 डजन से ज्यादा स्कूल, लगभग 31 स्कूल बंद किए गए दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में। और इस विषय को हमारी विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष बिदुड़ी जी ने उठाया था, रामवीर बिदुड़ी जी ने। दिल्ली में 1037 स्कूल है, 1027 स्कूल्स। दिल्ली के इस 1027 स्कूल्स में 700 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 11वीं और 12वीं में साइंस और कॉमर्स ही नहीं है। पढ़ेंगे क्या बच्चे? What will the students learn? 745 स्कूल से ज्यादा स्कूल्स में, इन 745 स्कूल्स प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इज नॉट देयर इन दो स्कूल्स। 1027 स्कूल्स में से 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं है। एनसीपीसीआर की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी है, राइट्स को देखती है चिल्ड्रन के, उनकी नोटिस भी जारी हुई है, खबर छपी है आप ही के माध्यम से। इस पर कोर्ट ने उनको चैस्टाइज किया है, कोर्ट ने इनसे सवाल पूछे। आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला है इसमें। अगर वो 25% का फायदा ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जा रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्कूल्स की सीट्स कहां जा रही है, कैसी भरी जा रही है? शिक्षा में घोटाला। उसके बाद क्लास 10th सीबीएसई का पास परसेंटेज हुआ करता था 2011 में 98.5, आज वो घिर कर 68.9। ये स्कूल्स का उद्धार हुआ है या ये स्कूल्स का बंटाधार हुआ है? 1-2 स्कूल बनाना और उसकी मार्केटिंग अच्छी कर देना, उसको उसकी पुताई लिपाई करके उसको टीवी के एडवर्टीजमेंट में डाल देना, ये एक अलग मॉडल है। दिस इज अ डिफरेंट मॉडल, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग मॉडल। पर असलियत मॉडल क्या है कि सीबीएसई 10th के पास परसेंटेज कम हुए, और वो तब जब 9th स्टैंडर्ड में 40% स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया गया। क्यों ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया गया? ताकि 10वीं में ये लोग जाएंगे तो हो सकता है ये पास ना हो, तो पास परसेंटेज और कम हो जाएगा 10वीं का, तो पहले ही 9th में उनको फोर्स कर दो कि आप बाहर जाइए। 12 कॉलेजेस डीयू की, उनकी फंडिंग स्टॉप कर दी गई है। मैं नहीं कह रहा, डीटीए प्रेसिडेंट ने कहा है, लेटर लिखा है, हाथ जोड़कर कहा है, सर जी ये एडवर्टीजमेंट वाला फंड काट के थोड़ा हमारा फंड दे दो ताकि टीचर्स को जो है उनकी सैलरी वेतन दी जाए। ये हकीकत है, आप चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। झूठवाद का वैसे ही कोई और प्रचार करता है। अभी अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 7% ये लोग हाइक करना चाहते थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस में फीस को। 7%, मतलब लिकर पर तो डिस्काउंट दे रहे थे, 50 रुपये पर क्रेट, 144 करोड़ गॉन, 30 करोड़ गॉन, लिकर माफिया आप लो लाभ। और शिक्षा में 7% फीस बढ़ा रहे हैं, और फिर पूरे देश में क्या आंदोलन चलाते हैं ये लोग और किस बात का प्रचार करते हैं आप जानते हैं। पर बच्चों की कमर तोड़ने के लिए, उनके माँ बाप की कमर तोड़ने के लिए एलजी साहब ने बोला नथिंग डूइंग, मैं ये नहीं करूंगा। और इस वाली फाइल पर तो सीएम ने खुद दस्तखत किए थे, आमतौर पर उनका ओएसडी करके भेजता है। मुझे बताया गया इस वाली फाइल पर, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी कोई माफिया होगा। अब देखिए, सारे माफियाओं को संरक्षण देने में अरविंद जी पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आगे हैं। लिकर माफिया, हवाला माफिया, स्कूल स्कैम माफिया, अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन माफिया या और भी माफिया है।
तो ये प्राइवेट माफिया को, एजुकेशन माफिया को, क्योंकि उनके दोस्त होंगे, उनके मित्र होंगे, उनको करप्शनवाद आगे बढ़ाना है, तो उनको कैसे फायदा मिले, तो उन्होंने साइन पर्सनली करके दिए। एलजी ने कहा नहीं होगा। टीचर्स, शिक्षक, 22,000 गेस्ट टीचर्स की नौकरियां छीन ली। इनको अभी तक जो बचे हैं उनको परमानेंट नहीं बनाया। 45,000 से ज्यादा टीचर पोजीशन वेकेंट है। ये जब स्कूल, आप स्कूल करते हैं, 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 45,000 से ज्यादा टीचर नहीं है, इन स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, इन स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स नहीं सिखाया जा रहा है, इन स्कूल्स में व्यवस्थाएं नहीं है, तो सर जी ये स्कूल कैसे आपके वर्ल्ड क्लास हुए? ये कैसे वर्ल्ड क्लास हुए? क्योंकि उनके पास एक ठेका खोल दिया है, इसलिए। नाउ यू विल हैव बियर बार नेक्स्ट टू स्कूल, दैट इज व्हाई दिस इज वर्ल्ड क्लास। क्लासरूम में भी पर भ्रष्टाचार करना है, स्कूल के नाम पर भी भ्रष्टाचार करना है, पैसा कमाना है, तो उसमें भी। और ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद सिसोदिया जी ने पत्र लिखा है, उनके वो हेल्थ मिनिस्टर, हवालात मंत्री निकल जाता है, माफी चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो जिनके पास शायद वो भी है, पीडब्ल्यूडी का भी विभाग है, तो उनको लिखा है कि किस प्रकार से ये तो घोर भ्रष्टाचार हुआ है, लो क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ है, डेफिशिएंसी है कंस्ट्रक्शन में, और बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है इन कंस्ट्रक्शन से। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता संबित पात्र जी ने इस पर प्रेस वार्ता भी की थी, 15 कंप्लेंट्स थी, तो इन्होंने ही बताया है करप्शन हो रहा है। एक और करप्शन हुआ, मनोज तिवारी जी, हमारे माननीय सांसद जी ने, और परवेश वर्मा जी ने, हमारे दोनों सांसद जी ने, क्लासरूम के विषय में जो एडिशनल क्लासरूम्स बनानी थी जोन 23, 24, 28 में, उस विषय में जो क्लासरूम 5 लाख का एक स्ट्रक्चर बन सकता है, उसको 28 लाख में बनाया गया, वो भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का। ये क्लासरूम मतलब शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सैंक्शन बजट था इसका 201 क्लासरूम का, 27 करोड़ उसको बढ़ाकर 54 करोड़ कर दिया। फिर एक सैंक्शन बजट था 221 करोड़ का 1600 क्लासरूम्स के लिए, उसको बढ़ाकर 326 करोड़ कर लिया। इस पर भी नेगेटिव एडवर्स रिमार्क्स आए, और अंततः ये कंप्लेंट जब मनोज तिवारी जी और परवेश वर्मा जी ने ये दी लोकायुक्त को, तो लोकायुक्त की नोटिस आई है, लोकायुक्त ने संज्ञान लिया। मैं झूठ नहीं बोलता, क्लासरूम में भी घोटाला, 5 लाख का क्लासरूम 28 लाख में। टीचर को भर्ती नहीं करेंगे, टीचर को जॉब नहीं देंगे, टीचर को सैलरी नहीं देंगे, शिक्षा के पास दारू बार खोलेंगे, शिक्षा के मंदिर के पास, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, स्कूल में टीचर नहीं लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस को शिक्षा के लिए जो उनके लिए व्यवस्था की गई है वो नहीं करेंगे। यह है इनकी फ्री शिक्षा की असलियत। इसीलिए यह शिक्षा का फ्री मॉडल नहीं है, यह रेवड़ी मॉडल है। और अगर आप इसकी तुलना वेलफेयर से करें, यह तो रेवड़ी मॉडल था, वेलफेयर से करें, तो पिछले 8 वर्षों में केंद्र की सरकार ने क्या किया? 2012-13 में केवल 36% स्कूलों में हैंड वॉश की फैसिलिटी। सोचे, वहां पर लंच होता है, शॉर्ट ब्रेक होती है, तो हाथ से बच्चे खाना खाते हैं, हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं थी। टॉयलेट गए तो हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं थी। आज 2019-20 आया है तो 90% स्कूल्स में हैंड वॉश की फैसिलिटी है। वेलफेयर। रेवड़ी क्या है? 700 स्कूल में प्रिंसिपल ना देना। वेलफेयर क्या है? हैंड वॉश की फैसिलिटी देना। 97% स्कूल्स में आज लड़कियों के लिए टॉयलेट है। आप सोचिए, अगर एक लड़की के लिए टॉयलेट ना हो एक स्कूल में, कोएड स्कूल में, वो क्या करेगी? वो या तो स्कूल ही नहीं जाएगी। वो कैसे? आप पूरा दिन बिना टॉयलेट जाना संभव है क्या? 8-8 घंटे, 6-6, जो भी जितने भी घंटे क्लासेस हो, इज इट पॉसिबल? टॉयलेट लड़कियों के लिए बनाना स्कूल में, वेलफेयर मॉडल। गेस्ट टीचर्स और टीचर्स को जॉब ना देना, परमानेंट ना करना, सैलरी ना देना, रेवड़ी मॉडल। एडवर्टाइजमेंट उस पर देना पर। लाइब्रेरी रीडिंग रूम 69% स्कूल्स में था 2012-13 में। आज 2019-20 जब आया है तो ये 84% हुआ है। किताबें और शिक्षा का तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, बिना किताबें शिक्षा नहीं मिल सकती। हायर एजुकेशन, 20 कॉलेजेस बोला था केजरीवाल ने, एक नया कॉलेज बनाया हो तो बता देना। हायर एजुकेशन में 2014 से लेकर अब तक हर रोज 2 नए कॉलेज खुले। 2013-14 में 36,634 कॉलेज थे, 2019-20 आते आते 42,334 कॉलेज हैं। यह हमने किया। कॉलेज बनाना, प्रतिदिन 2 कॉलेज तैयार करना, वेलफेयर मॉडल।
प्रतिदिन केवल कॉलेज और स्कूल बनाएंगे, इसकी एडवर्टीजमेंट देना, रेवड़ी मॉडल। यूनिवर्सिटी, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बनी है। 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 2019-20 आते आते 1034 यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बनाना, वेलफेयर मॉडल, ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे। रेवड़ी मॉडल क्या है कि शिक्षा के क्लासरूम में भी भ्रष्टाचार करना और फिर बोलना कि हमने वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया। मित्रों, इस प्रकार से मैं आज ही सारे रेवड़ी मॉडल्स के बारे में नहीं बोलूंगा। हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, डीटीसी बसेस और फ्री सवारी, तथाकथित फ्री सवारी, तथाकथित जो अन्य बेनिफिट्स है, किस प्रकार से राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट में झोल, 10 लाख की नौकरियां कहकर 3246 नौकरियां देना, आरटीआई के माध्यम से जानकारी आई है। 6 महीने में 7 अस्पताल बनेंगे, आरटीआई के माध्यम से पता चला एक नया अस्पताल नहीं बना है। ये सारी चीजों पर भी हम लोग विस्तृत रूप से अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला है, ये सीरीज है, ये सीरीज ऑफ एक्सपोजे ऑफ द रेवड़ी मॉडल ऑफ दिल्ली, ये होगा। परंतु आज मेरा सवाल ये है कि क्या इन सारे विषयों से भागने के लिए, अभी कुछ ही देर में ये हमारा सौभाग्य होगा कि अरविंद केजरीवाल जी टेलीविजन पर आएंगे, और वो आएंगे और फिर से वो कोई और बात पे बात रखेंगे, झूठ बोलेंगे। झूठ बोलना उनका अधिकार है, पिनोकियो तो है वो, तो एक और नया झूठ बोलेंगे जिससे कि पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। वो आएंगे, बोलेंगे किसी ने किसी को मदद की, किसी ने उसको, जो कि सारे तथ्यहीन बातें हैं। और वो तथ्य आपकी पब्लिक डोमेन में भी है कि किस विषय से उनके उठाए गए विषयों पर कार्रवाई हो रही है। परंतु मैं उनसे आज सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जब वो आएंगे, साक्षात्कार देंगे, तो 2-3 मुद्दों पर जरूर साक्षात्कार दे। पहले तो देश के तिरंगे के सम्मान में लड़ने वाले सैनिक और उसके सम्मान को ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों का घोर अपमान करने वाले सौरभ भारद्वाज पर वो क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने तो देखा ही होगा, बेटी ने अपना सर्टिफिकेट डाला है। दूसरा, ये जो रेवड़ी वाली बात है, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, आपने स्वीकारा। अब जब स्वतः ही स्वीकारा है तो ये शिक्षा में जो उन्होंने किया है, ये पूरा उनका उपलब्धि का पुलिंदा आपके सामने पेश किया है, तो जरा उनसे पूछ लेना कि ये 700 स्कूल में प्रिंसिपल कब आएंगे। जरा उनसे पूछ लेना कि ये 20 नए कॉलेज कब बनेंगे, 45,000 जो टीचर्स की नौकरियां के रिक्त पद है उनको कब भरे जाएंगे, और ये जो भ्रष्टाचार क्लासरूम में भी कर दिया है उसके ऊपर क्या करेंगे। और जो खुद मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि अनियमितताएं हुई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। और तीसरी बात, करप्शनवाद भी है। अब देखिए, हम तो कहते हैं कि हर पार्टी को अपने पार्था को निकालना चाहिए, हर पार्टी को अपने पार्था को अलग करना चाहिए। बंगाल का पार्था अलग हुआ ही है थोड़े दिनों के बाद ही सही, पर प्रेशर में, मीडिया के और विपक्ष के और जनता के प्रेशर में उनको हटाना पड़ा। पर ये कैसी विचारधारा है कि हर दल से पार्थ निकलेगा और उस पार्थ को हम बचाएंगे। और अरविंद जी के यहां से तो हर रोज एक नया पार्थ निकलता है, एक नया पार्था चैटर्जी निकलता है जो भ्रष्टाचार के नए पैमाने स्थापित करता है। उन्होंने एक बार कहा था कि हम कट्टर देशभक्त है, वो तो दिख गया अभी तिरंगे का अपमान कैसे कर रहे हैं, और हम कट्टर ईमानदार हैं। ये कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते अपने पार्थों को, तो ये जरा बताएं हमें कि अब एक और नया पार्थ जुड़ गया है इनकी पार्थों की सूचियों में। आपको पता है ये बात। एक पार्थ तो सत्येंद्र जैन, जिनको 2 महीने से बेल नहीं मिली है, उनके बारे में 3 कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके बारे में कहा है कि इनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेना चाहिए, प्राइमा फेसा ही इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। हाई कोर्ट ने 2019 में कहा है। उस पार्थ को भी बचा रहे हैं, हवालाबाज, हवाला माफिया। फिर दूसरा वाला जो पार्थ है जिसने लिकर में घोटाला किया है, और उन्होंने खुद स्थापित किया है कि हाँ लिकर स्कीम में घोटाला हुआ, इसलिए वो ओल्ड लिकर स्कीम पे आ गए। तो दूसरा वाला पार्थ जो है लिकर वाला, उसको भी बचाना है। वो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अभी, कभी सीबीआई की जांच का विरोध करते हैं, फिर बोलते नहीं नहीं सीबीआई जांच होने दीजिए, फिर कुछ और बोलते हैं। परंतु अपने पार्थ पर ये जो सवाल की हमने श्रृंखला रखी थी मीनाक्षी लेखी जी ने इस मंच से, उन सवालों की श्रृंखला का कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरा पार्थ है इनका। अब ये तीसरा पार्थ कौन है? ये तीसरा पार्थ है अमानतुल्लाह खान। ये इनके खिलाफ भी वक्फ बोर्ड में किस प्रकार से इन्होंने भारी भरकम भ्रष्टाचार किया है, क्रिमिनल वायलेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ पोजीशन, फाइनेंशियल लॉस कॉज टू एक्सचेकर,
ये कैसे किया है? अपने ही भाई भतीजों और अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देकर, जो युवा वर्ग जिनको नौकरी दी जा सकती थी, ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता को हटाकर अपने ही बेसिस पर, फेवरेटिज्म के बेसिस पर उनको नौकरियां देना, 40-40, 50-50 हजार रुपए की सैलरीज दे देना, ये किया है। इस पर संज्ञान लिया गया है सीबीआई का। और अभी तो एसीबी ने लेटर भी लिखा है, एंटी करप्शन ब्रांच ने, कि दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह खान बुली कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं विटनेसेस को। और ये वो व्यक्ति है जिनके खिलाफ संभवतः 23 केस है रजिस्टर्ड, 7 में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, 2 तो ट्रायल के लिए चले गए हैं। और इनको बीसी कैरेक्टर दिया है दिल्ली पुलिस ने, बैड कैरेक्टर। ये इनके तीसरे पार्थ। और फिर चौथा पार्थ इनकी व्यवस्था। इनकी व्यवस्था के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अभी मजबूर होकर एलजी साहब ने लेटर लिखा है कि कैसे 4 सीएजी रिपोर्ट्स 2017 से 21 तक टेबल ही नहीं की गई। टेबल ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसमें अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये सारी चीजों का हवाला था। और इसीलिए कानून को ताक पे रखते हुए जो एलजी साहब को उनको देनी होती है ताकि एलजी साहब टेबल करवाए, सेक्शन 48 जो जीएनसीटीडी एक्ट के तहत और 151 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत, उन्होंने दिया ही नहीं। और बार बार रिमाइंड कराया गया एलजी साहब द्वारा। जब जाकर लास्ट रिमाइंडर जो दी गई वो 15 जून को दी गई, उसके बाद 5 जुलाई को चारों एक साथ टेबल कर दी। अब बोलेंगे आप चारों तो एक साथ टेबल हो गई ना। ये चारों एक साथ टेबल करने का मकसद ये था कि किसी पर भी चर्चा ना हो। और इतना डिले करना, 17 की रिपोर्ट 21-22 में टेबल करना, इसका मतलब जो 17 से लेकर 22 तक भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ दिल्ली जल बोर्ड में और बाकी जगहों पर, उसको ना सुधारने का मौका मिला, वो भ्रष्टाचार चलता रहा, उसको इंसेंटिवाइज किया गया और उस पर लीपापोती की गई। तो ये 4 तरीके से इस पर किया गया। इसमें विस्तृत रूप से मैं जाऊंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी प्रेस, और मैं नहीं चाहता, परंतु मैं आपको रिटन वक्तव्य में जो सीएजी रिपोर्ट ने कहा है, चारों सीएजी रिपोर्ट ने किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, उसका केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि पाइप्ड वाटर सप्लाई जो 1800 कॉलोनीज, अनऑथराइज कॉलोनीज को करना था, 2018 की जो रिपोर्ट टेबल हुई 31/3/2018 के लिए, उसमें पता चला कि केवल 353 कॉलोनीज को पाइप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचाया गया था। इसका मतलब कि टैंकर माफिया को बढ़ाने के लिए यह किया गया। क्योंकि अगर मेरे कॉलोनी में पाइप्ड वाटर ही नहीं आएगा तो मेरे पास पानी का दूसरा स्रोत क्या होगा? वाटर टैंकर माफिया, उनको बुलाओ, टैंकर मंगवाओ। कितना महंगा आता है एक एक टैंकर, मुझे भी मंगवाना पड़ता है कभी कभी, गंदा पानी। तो ये टैंकर माफिया को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट थी। 657 वाटर टैंकर्स जो थे दिल्ली जल बोर्ड के, और कौन रहे दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 38% वर ऑपरेटिंग विदाउट जीपीएस एंड वाटर लेवल मीटर। मतलब कि अगर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर जाता भी है कंप्लेंट के बाद कि भाई चलो इनको पानी पाइप्ड वाटर से तो नहीं पहुंचा पाए, चलिए टैंकर के माध्यम से पहुंचा दे, तो हो सकता है वहां पे 10% पानी देकर बाकी पानी टू द हाईएस्ट बिडर। तो आप समझ रहे हैं, घर तक नशा जरूर पहुंचाया, फ्री लिकर जरूर हो गई थी, पर पानी नहीं मिला। और पानी में ऐसा स्कैंडल और स्कैम कर रहे थे, ये सीएजी रिपोर्ट में था, इसलिए टेबल नहीं करवाना चाह रहे थे। आखिरी में ये बोलते ना हमने मुनाफा कर दिया सरकार का, हम जब से आए मुनाफे में है, सरकार मुनाफे में है। सीएजी रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, 7 राज्य सरकार की कंपनियों को अक्यूमुलेटेड लॉसेस 31,724 करोड़ का। ये किसका पैसा गया जी इसमें? हमारा, आपका, जनता का। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का 29,000 करोड़ का लॉस। पता ही है अभी तो कितनी बसेस बाकी है डीटीसी की, आप गिन लो। 11,000 बस लाने वाले थे, 4,000 से कम है बस। कहां फ्री सवारी देंगे, किसको देंगे? क्लस्टर सर्विस करा के देना चाहते हैं, वो क्लस्टर सर्विस में भी एक दिन स्कैम आएगा सामने। लॉसेस इन पावर कंपनी, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड 1,360 करोड़ का नुकसान, और दिल्ली ट्रांसको कंपनी को 1,200 करोड़ का नुकसान। और मुनाफा किसका हो रहा है? फिक्स चार्जेस बढ़ाकर 4% पीपीए बढ़ाकर मुनाफा उन्हीं प्राइवेट कंपनीज का किया जा रहा है जिसके खिलाफ केजरीवाल जी रोज कहते थे जब शीला जी की सरकार थी। सोचिए, उनको 30-30 हजार करोड़ हमारे जेब से फिक्स चार्जेस लेकर दिया जा रहा है।
और ये सरकारी कंपनी घाटे में। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड को लोन दिए गए हैं, बहुत लोन दिए जाते हैं ताकि वो अफ्लोट रहे। ये इनका वाटर मॉडल है, इसमें भी हम विस्तृत रूप से रखेंगे, पर आपको सिर्फ एक झांकी दे रहा हूं, एक ट्रेलर दे रहा हूं। ये 27,660 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑफ 31 मार्च 2019। नो लोन हैज बीन रिपेड बाय डीजेबी इन द लास्ट 5 years, ये CAG रिपोर्ट ने कहा 31/3/2019 को। मतलब 5 वर्ष जो हुए केजरीवाल जी के क्या कहे सुशासन काल में, तो एक लोन डीजेबी जो उसके ऊपर हजारों करोड़ के लोन थे वो चुका नहीं पाए, घाटे में ही चल रही। और हाईकोर्ट के सामने CAG को ये भी कहना पड़ा, आप जाके देख सकते हैं इसको, कि डीजेबी अपने अकाउंट्स ही नहीं दे रही थी ऑडिट के लिए। ये इनकी पारदर्शिता, ये इनके पैमाने। तो कुल मिलाकर मित्रों, ये पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ने फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य कुछ नहीं दिया। हाँ, दिया है तो फ्री करप्शन, फ्री पॉल्यूशन, फ्री विज्ञापन, फ्री तुष्टीकरण, फ्री नशा। विज्ञापन दो, व्यवस्था पे स्लो, पोस्टर में हीरो, असलियत में जीरो। इसी को कहते हैं रेवड़ी मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि केजरीवाल जी सवालों का जवाब देंगे। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम हमारी जो राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाने वाली खिलाड़ी हैं दिव्या जी, उसके विषय में केजरीवाल जी हमें बताएं कि क्या कार्रवाई करेंगे वो सौरभ भारद्वाज पे। पहली बार नहीं है कि महिलाओं का और खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। इस विषय को वो लाइटली ना लें, ये मेरा उनसे विशेष आग्रह है, कम से कम रक्षाबंधन के दिन पर। और कोई सवाल हो तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।